क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ना। मैं फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देख भाई, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगता है और उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। उसका फॉर्मूला अपन देखे थे बेटा, क्यू भी क्रॉस बी, है ना। डायरेक्शन निकालना आता है, भी क्रॉस बी हाथ घुमाकर, और मैग्नीट्यूड क्या होता था? क्यू भी बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल था रे? भी और बी के बीच का, है ना। तो ये अपन बात देख लिए थे। फिर अपन देखे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो कितने तरह का मोशन पॉसिबल हो सकता है ना। तो 4 केस अपन देख चुके थे शायद। पहला केस क्या देखे थे बेटा? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, तब कोई फोर्स लग रहा था क्या? लग ही नहीं रहा था। तो फोर्स ही नहीं लग रहा तो भाई साहब जैसे चल रहे वैसे चलते रहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब पाथ कैसा था रे? स्ट्रेट लाइन, है ना। दूसरा केस में क्या देखे थे बेटा? जब वेलोसिटी और वो दोनों 180 डिग्री पे हो, है ना, अपोजिट हो, उस केस में भी साइन 180 0 होता है, तो अगेन स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा था। तीसरा केस में देखे थे जब 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के केस में फोर्स देख रहे थे क्यू भी बी साइन 90, साइन 91 हो गया मतलब क्यू भी बी, है ना बेटा। और डायरेक्शन देख रहे थे और देख पा रहे थे कि कैसे सर्कुलर पाथ करने वाला है। ठीक, इसी बीच में एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे हम कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और फोर्स अगर उस वेलोसिटी के पैरेलल में लग रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, पर परपेंडिकुलरली लगेगा तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन चेंज होता है। और डायरेक्शन चेंज होता है तो वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है ना। तो इस पे बहुत सारा काम करे थे कि अगर फील्ड सफिशिएंट रीजन में हो तो मस्त सर्कुलर कर रहा था तो बताओ टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, रेडियस क्या है, ये सब देखे थे ना अपन। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स 0 था, पावर डेवलप्ड 0 था, याद है ये सब चीज़। फिर मोमेंटम लिखे थे क्यू आर बी, है ना, कभी कभी उस टर्म में सवाल रहता है। फिर अपन आगे देखे थे कि अगर सफिशिएंट रीजन ही ना हो, मतलब आधा में रीजन रखे थे याद है, और परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर रहे थे तो परपेंडिकुलरली बाहर भी आ रहा था सेमी सर्कल पाथ पे, है ना। उसके बाद देखे कि ठीक है 90 डिग्री पे ना फेंक करके बेटा कोई सर्टेन एंगल पे भी फेंको तो ही बाहर आता था, थीटा एंगल पे सिमेट्रिकली बाहर आता था। 30 डिग्री पे डालोगे तो 30 डिग्री पे बाहर आएगा, याद है। इसमें बहुत तरह का कैलकुलेशन अपन करे थे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताए थे कि अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द रीजन जो भी चार्ज पार्टिकल हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं वो डिफ्लेक्ट होकर के वापस चले जाते हैं, है ना, स्पेस में चले जाते हैं। अगर नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड तो वो सारे हार्मफुल रेडिएशन और सारे हार्मफुल चार्ज पार्टिकल धरती पे आ जाता, अपन निकल लेते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आ रही है बात समझ में। फिर एक मूवी के बारे में भी बताए थे, कोर के बारे में, ठीक है ना। देखा कि नहीं वो? देखा, कोई बात है, देख लेना कभी टाइम मिले तो। अब उसके बाद आगे का बात करते हैं, ठीक है, करें आगे चर्चा। चलिए देखिए, हाँ अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं ना, सवाल पूछा जाता है। या नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, ये आपको याद करना है। आगे बात समझ में, ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया है, कोई डेरिवेशन नहीं। चलो आगे सुनो। हाँ, जैसे मान लेना मेटलर्जी नाम सुना है? मेटलर्जी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी? मेटल कलर्जी क्या? मेटलर्जी का मेटल का एनर्जी, गधा। मेटलर्जी में मेटल पे प्रोसेस होता है। यस, हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। जो पत्थर उत्थर होता है, देखिए कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पूरे प्रोसेस, उस पूरे डिपार्टमेंट को मेटलर्जी बोलते हैं। जब तुम इंजीनियरिंग करने जाओगे, नहीं, वो बेटा तब होता है जब वो सॉल्यूशन बन जाता है, तब का होता है। कोटिंग के लिए, चढ़ाने के लिए, या फिर आयंस को अलग करने के लिए, वो सब। सुन ध्यान से, मेटलर्जी जब तुम इंजीनियरिंग करोगे, अगर करोगे तो वहाँ पे डिपार्टमेंट रहता है, मेटलर्जी डिपार्टमेंट। तो तुम वो पढ़ोगे ना तो तुमको वही जाके एल्युमिनियम निकालना है, गोल्ड निकालना है, ये सब पढ़ाया जाएगा। मेटलर्जी डिपार्टमेंट में जॉब बहुत है, तो मेटलर्जी एक अच्छा डिपार्टमेंट है आजकल का, है ना। अच्छा, उसमें लिमिटेशन क्या होता है, लड़कियां ज़्यादा कर नहीं पाती हैं क्योंकि मोस्टली वहाँ पे ना हाई टेम्परेचर के सामने, फर्नेस समझते हो? फर्नेस मतलब तुम यूँ समझो कि आग ऐसे जल रहा है और मेटल को पिघलाया जा रहा है, ठीक है। तो मेटल को पिघलाया जाएगा, बहुत आग जलेगा तो गर्मी तो रहेगा ना। तो तू इंजीनियर है, तेरे को वहाँ पे कुछ काम करना है तो तेरे को वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। तो गोरा है तो काला हो जाएगा बहुत जल्दी, समझ में आया? तो ये थोड़ा रहता है, जो काले उनका क्या है, मतलब ठीक है, अच्छा है, पैसा कमाना है
तो ये थोड़ा सा लड़कियों के लिए लिमिटेशन होता है वहाँ पे, लड़कियाँ ज़्यादा खड़ा नहीं रह पाती हैं उतना आग के सामने, वो माय गॉड ऐसे करके निकल जाती हैं तो वो जाती नहीं वहाँ पे, तो लड़के जाते हैं। वैसे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, मिले अगर कभी तो लेना। हाँ कहाँ पहुँचे, हाँ मेटलर्जी के बारे में बता रहे थे। मान ले बेटा तेरे पास ना जैसे डिफरेंट मेटल्स का आइसोटोप्स होता है ना, आइसोटोप्स का क्या मतलब समझता है बोल तो? जिसमें शायद एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास डिफरेंट। यस, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, तुम लोग सुने होगे शायद, 1 1 2 1 3। ये 1 क्या दिखाता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटोन। यस, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटोन। और ऊपर में क्या होता है? इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास ढेर सारा आइसोटोप्स ऐसे मतलब आपस में पूरा मिला हुआ है एकदम, और मेरे को सारे चार्ज पार्टिकल को अलग अलग करना है कि ये मास वाला अलग हो, ये मास वाला अलग हो, ये मास वाला अलग हो, तीनों को अलग करना। मान लो अभी मिक्सअप करके तुमको दे दिए 100 पार्टिकल, इसमें कुछ ये वाला है, कुछ ये वाला है, कुछ ये वाला है, तो तेरे को अलग करना होगा ना, हाथ से तो नहीं अलग करेगा, ठीक है ना, क्योंकि सब जुड़े रहते हैं पार्टिकल्स। तो कैसे करा जाए, एक्सपेरिमेंटली कैसे करा जाए, वो ध्यान से सुनना, किताब में अक्सर यूज करा जाता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। मान लेते हैं यहाँ पे इधर मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस दिखाने का क्या मतलब है? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड B है, और ये लाइन है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या करूँगा ना, मान लेते हैं कि इधर ये जो भी मिक्सर था आइसोटोप्स का, इधर ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए v वेलोसिटी से सबको, ठीक। मुझे बताना इस पे फोर्स किधर लगेगा चार्ज पार्टिकल पे। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो किधर फोर्स लगेगा? भी क्रॉस भी, ऊपर की तरफ क्या, तो पक्का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा यार। तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा होगा ना। चल ध्यान से देखना बाबू, ऐसे हुआ, ये रेडियस r है, और मान लेते हैं कि जहाँ पे हम अपन मतलब प्रोजेक्ट कर रहे थे और जहाँ से ये बाहर एग्जिट करा उसका टोटल डिस्टेंस है d। कितना है बेटा? तो ये d क्या लिख सकते थे बोल तो? 2r लिख सकते थे क्या? चल अब देखना बेटा, r का फॉर्मूला याद है? mv अपॉन QB। ठीक, अभी ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि हम इतने सारे आइसोटोप्स को डाले हैं और सबका चार्ज सेम है। क्या सेम है बेटा? चार्ज सेम, मतलब सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा निकाला हो तो ऐसा अज्यूम कर ले, तो सबका चार्ज तो एक ही रहेगा। तो सबका चार्ज सेम है, Q सबके लिए सेम है, 2 सबके लिए सेम है, B सबके लिए सेम है, वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी से सबको फेंका था तो सबका भी सेम है। क्या अलग है सबका? मास सबका अलग है। क्या अलग है? तो मास अलग है तो सबका रेडियस अलग अलग होगा क्या? यस, रेडियस अलग अलग होगा तो ये d का वैल्यू अलग अलग होगा। तो अलग अलग मास वाला पार्टिकल अलग अलग जगह से निकलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ यहाँ से निकला, कुछ यहाँ से निकला, कुछ यहाँ से निकला, ऐसे। अब थोड़ा दूर गैप में है तो यहाँ पे जमा कर लिए, इसको यहाँ जमा कर लिए, इसको यहाँ जमा कर लिए, तो आइसोटोप्स अलग हो गए कि नहीं हो गए? इस मेथड को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। बोलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, द मेथड ऑफ, क्या बोलेंगे अलग करने को? हाँ, वाह क्या बात है, क्या बात है। यस, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स फ्रॉम द मिक्सर ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। ठीक है, इस सेपरेशन को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ऐसा जो मशीन अपन तैयार करेंगे, जो सेटअप तैयार करेंगे, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रहा है? स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ऐसा सेटअप जिसमें हम डिफरेंट आइसोटोप्स को अलग कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हेल्प से, और इस पूरे प्रोसेस या इस मेथड को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? तो इस पे सवाल न्यूमेरिकल्स बनता है, जेईई वगैरह में भी पूछता है जनरली, तो मैं बस लिख दे रहा हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बोर्ड में पूछेगा कि नहीं पूछेगा मुझे नहीं पता, नहीं पूछेगा, लेकिन जानना चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है बात? ये सवाल पहले भी करे हैं ना अपन, ठीक है? तो लिख लो अगर लिखना है तो, वैसे कोई ख़ास नहीं है, बस हम बता दिए थोड़ा। लिख लो स्पेक्ट्रोस्कोपी।
डायरेक्टली उतार देते हैं। हाँ, और लैंग्वेज में लिख लो, इसको उतार के बता दे रहे, लैंग्वेज को उतारो ना पहले। फिर बारिश स्टार्ट हो गया ना, क्या आवाज़ कर रहा है टप 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 टप? पानी नहीं गिर रहा। तो बारिश स्टार्ट की है मतलब अच्छा, ऊपर से पानी नहीं, इधर कहीं से आ रहा है। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। याद कर बेटा क्या क्या केस पढ़ लिए थे। ये वाला 0 डिग्री वाला पढ़ लिए, 180 डिग्री वाला पढ़ लिए, 90 डिग्री वाला पढ़ रही है। अब कोई भी सर्टेन एंगल का पढ़ेंगे कि कोई भी सर्टेन एंगल पे फेंका जाए तो क्या होगा, है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। देख अच्छे से समझना, ध्यान से कॉपी पे लिखना, कुछ भी नहीं। हाँ, ये जो पढ़ा था फिर ये सर्टेन एंगल का केस नहीं था? कौन सा एंगल, किसके किसके बीच की बात करें? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की बात। वो तो 90 डिग्री है ना, वो तो 90, देख अंदर की तरफ है और ऐसे वेलोसिटी ऐसे है, तो 90 डिग्री हुआ ना। ये जो अपन केस लास्ट केस में पढ़े थे, ध्यान से सुन, ऐसे है ना बेटा, अंदर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो गया, अब तुम वेलोसिटी ऐसे दो, चाहे ऐसे दो, चाहे ऐसे दो, चाहे ऐसे दो, सब तो 90 डिग्री पे ही है ना। तो सारा का सारा केस 90 डिग्री वाला था ये। अभी कोई सर्टेन एंगल की बात करेंगे, है ना। देखिए लिख लो केस 4, व्हेन एंगल बिटवीन B and V is theta, when angle between B and V, वेक्टर फॉर्म में लिखो ना, B और V वेक्टर है ना वो, इज थीटा। और वो थीटा ना तो 0 है, ना तो 180 है, ना तो 90 है, कोई भी जनरल है ना। देख मान लेते हैं बाबू, देखो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक, और एक चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अपन ऐसे दे रहे हैं, यूँ बी और भी के बीच में थीटा एंगल दिख रहा है, ठीक। इसका दो कंपोनेंट ले लो, बता वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी कॉस थीटा, और दूसरा बेटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी साइन। होगा क्या? चलिए सो बी का कंपोनेंट भी नहीं? किसी के भी ले सकते हैं, एक ही बात है। हम भी का लेके दे रहे हैं क्योंकि चलना किसको है, चार्ज पार्टिकल को चलना है वी वेलोसिटी लेकर, तो इसका पाथ बनाओगे ना, बी का पाथ थोड़ी बनाना है। आपने सो बी अरे बी क्यों लिखती है, भी सॉरी, भी कॉस थीटा वी साइन थीटा, हाँ सॉरी, सही है ना। क्या बात है, जमशेदपुर से पूरा बुद्धि लेके आई है। भी कॉस थीटा भी साइन थीटा, सही है यहाँ पे। चल अब जरा इस कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड को देखो, एंगल कितना दिख रहा है? क्या ये केस पढ़ चुके हैं? क्या इस कंपोनेंट के वजह से चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा कोई फोर्स। तो इस कंपोनेंट के वजह से क्या वो सीधा चलना चाहेगा? एक्स एक्सिस में वो सीधा चलना चाहेगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में बेटा भी कॉस थीटा से चलता चला जाएगा। किसके कारण? भी कॉस थीटा के कारण। कोई दिक्कत? ध्यान से देखना, भी कॉस थीटा के कारण भाई साहब ऐसे स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। इसको देख,
इसका और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री के केस में पाथ कैसा होता था? सर्कुलर। तो इसके कारण क्या सर्कुलर होगा बेटा? अब सर्कुलर होगा तो सर्कल कैसा बनेगा ये कैसे डिसाइड करते थे? मैग्नेटिक फोर्स देखते थे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होता था उधर ही सेंटर होता था और सेंटर मान के वहां सर्कल बना देते थे। ऐसा ही इमेजिन कर बेटा, देख इस कंपोनेंट को भी क्रॉस बी कर, भी क्रॉस बी, यूं अंदर 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 दिख रहा है क्या? तो अंदर की तरफ कहीं से सेंटर होगा ना। अब इसमें बना तो नहीं सकते हैं, एक्चुअली में पाथ कैसा हो रहा होगा? ऐसे, समझ पा रहे हो? पाथ कैसा हो रहा है बेटा? ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और सेंटर इधर है, तो ऐसा हो रहा होगा यूं। ये सर्कल किसके कारण हो रहा है? कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट के कारण? भी साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। किसके कारण बेटा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। यहाँ लिख ही देते, ये भी पैरेलल है और ये क्या है बेटा? भी परपेंडिकुलर। तो पैरेलल कंपोनेंट के कारण स्ट्रेट लाइन और इसके कारण सर्कुलर पाथ। दोनों वेलोसिटी है तो दोनों का मिक्सअप पाथ होगा। कैसा होगा बेटा? ध्यान से सुना कैसा होगा। यस, एक्चुअली कैसे चल रहा है ध्यान से देख, मेरी उंगली के टिप को देखना यार। ऐसे चल रहा है भी साइन थीटा के कारण और ऐसे चल रहा है किसके कारण? भी कॉस थीटा। तो दोनों मिला दे, ओए सर्कल भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं? हेलिकल या हेलिक्स या स्पाइरल। दे कॉपी, कॉपी दे, कॉपी दे। दिस इज द पाथ, है ना? ऐसी है ना, यूं 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 ऐसा चलता चला जा रहा है। ये कैसा पाथ होता है बेटा? हेलिकल पाथ होता है। कैसा होता है? हेलिकल बोल सकते हैं, हेलिक्स बोल सकते हैं या स्पाइरल बोल सकते हैं। तीनों का एक ही मतलब होता है। हाँ, कैसा? सोलेनोइड, सोलेनोइड कह सकते हो, कह सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे तार लपेटा रहता है तो वैसा ही तो रहता है, पर उस पाथ का ना, वो सोलेनोइड उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ना, उस पाथ को क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। ठीक है, अब सुना, थोड़ा सा और फील कराते हैं, ध्यान से सुना बेटा। इसके कारण ऐसा हो रहा होगा यूं, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक्चुअली पाथ ऐसा हो रहा है। ध्यान से देख, मैं अलग से बना देता हूँ। इधर मैग्नेटिक फील्ड है और पाथ एक्चुअली ऐसे चल रहा है अंदर की तरफ। कटेगा नहीं, इसी पे रहेगा। देखो अगर ऐसे फेंकते हैं हम वी वेलोसिटी से तो कैसा इसका पाथ बनता बेटा? इधर रहता, सर्कुलर बनता। कैसा? इधर का ना, तो वेलोसिटी ये टेंजेंट जैसा दिखता है। आगे बात समझ में? ये वेलोसिटी टेंजेंट पे दिख रहा है ना, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड तुम केवल इसको यहाँ पे दिखा रहे ना बेटा अपन, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर देख, तो क्या इसको काटेगा या इससे ऐसे चिपकता हुआ चला जाएगा? सेंटर पे नहीं आ रहा है वो, समझ में आ रहा है? एक्चुअल पाथ बताएं। मैग्नेटिक फोर्स तो ऐसे लगाना, हाँ ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे क्यों? ऐसे है, ऐसे। अब ऐसा दिखा रहे हैं हम, अब वो कैसे बनाए हैं अंदर में एक्चुअली में, वो हम क्या करें थोड़ा सा ऐसे उठा के दिखा दे रहे हैं। दे मतलब वो ऐसे कड़ा दे, कड़ा दे, कड़ा दे, समझा दे रहे हैं कैसा बनाना चाह रहे हैं। पेन दो एक, दो इसको। हाँ देखो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, और सर्कल ऐसे है, ऐसा। ये सर्कल दिख रहा है ना, यूँ 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 ऐसा सटा हुआ जा रहा है, एक्चुअली ऐसे जा रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। समझ में आ रहा है? तो कैसे बनाएंगे फिगर? तो हम क्या किए ना कि जो कड़ा ऐसे था ना उसको थोड़ा ऐसे करके दिखा दिए तुमको। समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आ रहा है? चल अब सुनना थोड़ा। अच्छा, और कि इस डायग्राम को बना सकते हैं क्या? किसी तरीके से बना सकते हैं। कब? ध्यान से देना, मत पहनना कड़ा भी, खोलना बार बार चाहिए होगा। ये कैसे देख सकते हैं? ध्यान से सुनना। तो देख बेटा, सर्कल ऐसा था ना, ठीक, तो तू उधर से देख रहा था, ऐसा डायग्राम दिखेगा। हम ऊपर करके थोड़ा बना दिए हैं, दिख रहा है ना? सुन अभी ध्यान से देखना, अगर हम इधर से देखें तो मुझे कैसा दिखाई देगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड घुसता हुआ और एक सर्कल दिख रहा है। क्या दिख रहा है ना? तो अगर हम इधर से देखते, इस साइड से, साइड व्यू इसको बोलते हैं, तो हमें कैसा दिखाई देता बेटा? तो बस क्या कर, ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड,
ऐसे है ना, तू ऐसे कर दे तो क्या यहाँ सर्कल ऐसा दिखने लगेगा? मस्त। और ऐसे अंदर घुसता हुआ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअल में पाथ ऐसा ही है बाबू, यूँ, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, अंदर की तरह हो गया ना वो। तो अंदर की तरफ कैसे दिखा दे? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और ये पार्टिकल का पाथ है ऐसे। तो कंप्लीट सर्कल नहीं करा है वो भी, हाँ नहीं कॉन्सेंट्रिक नहीं, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, यूँ यूँ अंदर चलता चला जा रहा है। आ रही बात समझ में? कौन सा पाथ है ये? हेलिक्स है ना। लिखो इसको, पहले ये वाला डायग्राम बनाओ केवल। बना लिए? अब लिखो जरा लैंग्वेज। ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी v cos थीटा, ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिखना v cos थीटा, v cos थीटा, v cos थीटा, कॉमा, चार्ज पार्टिकल moves with constant velocity या with constant speed लिखना, हाँ, moves with constant speed in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, and due to perpendicular component of velocity, and due to perpendicular component of the velocity, and due to perpendicular component of the velocity, due to perpendicular component of the velocity, ब्रैकेट में लिखना v sin थीटा, component of velocity v sin theta, v sin theta, it moves on circular path, circular path, circular path, circular path, circular path। एक बात ध्यान से सुनना बेटा, ये वाला जो सीन था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था ना, और सर्कल ऐसे बना। देखिए सर्कल का जो प्लेन है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो सर्कल ऐसा बन रहा था, न्यू। तो प्लेन ऑफ सर्कल और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा एंगल है? 90 डिग्री है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो सर्कल बन रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होगा? 90 डिग्री पे, है ना। तो क्या लिखिए, कहाँ तक लिखे थे बोल तो? लास्ट बोलना केवल, सर्कुलर पाथ, ब्रैकेट में लिखना सर्कल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, so combinedly it moves on a path non-edge, combinedly it moves on a path non-edge, helical path, helical HELICAL, helical path, और spiral path, और spiral path, और spiral path, और spiral path। ठीक है ना। कोई भी तीनों शब्द इस्तेमाल रहे, हेलिक्स, हेलिकल या स्पाइरल, एक ही मतलब है तीनों का। अब डायग्राम बना लो बाकी। जितना में तुम समझ पाओ। वो वाला नहीं, वो वाला तो ऐसे ही बताए थे, आखिरी वाला मत बनाना, तो पहले का सीन बताए थे। दिक्कत है क्या? पूछ, बोल। नहीं समझ में आया? दे, ऐसे ही समझ में आया, डायग्राम नहीं ना ठीक से बनता है उस पर। चल ऐसे मैग्नेटिक देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो। बोले मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। मान लेते हैं हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे भी पे फेंक रहे हैं। इसका दो कंपोनेंट होगा क्या?
एक भी कॉस थीटा और दूसरा होगा भी कॉस थीटा के कारण इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन मोशन करना चाहिए था। भी साइन थीटा के कारण क्या सर्कुलर पाथ करता, किधर करता। तो देख बेटा भी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, भी क्रॉस बी, सेंटर इधर होता क्या, तो पार्टिकल कैसे चलता, ध्यान से देख मेरे उंगली के टिप को, यूँ चलता, ऐसे चलता। अब ये वाला पाथ और ये वाला पाथ को कंबाइन कर, तो ये सर्कल भी कर रहा है किसके कारण रे, भी साइन थीटा के कारण, और आगे भी बढ़ रहा है किसके कारण, भी कॉस से। तो ऐसा होगा यूँ, समझ में आ रहा है। यस हो गया, बड़े आगे। अब कैलकुलेशन करना है अपने को, क्या क्या कैलकुलेशन करना है देखो, कि अगर जो भी सर्कल ऐसे बन रहा होगा उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा ना बेटा। रेडियस क्या होगा बोल तो, किसके कारण सर्कुलर पाथ कर रहा है, इसके कारण ना। तो जो रेडियस फॉर्मूला आया था एम भी, क्या आया था रे, एम भी बाई क्यू बी, वहाँ पे भी कौन सा लिखना चाहिए, ये वाला वेलोसिटी, क्योंकि इसके वजह से सर्कुलर पाथ कर रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी। क्या ये समझ पा रही हो, जिस कंपोनेंट के कारण सर्कल कर रहा है उसी कंपोनेंट का वैल्यू लिखोगे ना। क्या लिखेगा बेटा, उसी कंपोनेंट का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर एम भी साइन थीटा बाई, सो सिंपल। ठीक, तो रेडियस यहाँ पे कितना हो गया बोल, एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये हो गया फॉर्मूला। रुक जाना, अभी लिखना नहीं, ये रेडियस हो गया बेटा। अच्छा लिख ही लो, एरो में करके लिखो, द रेडियस ऑफ हेलिक्स कैन बी, द रेडियस ऑफ हेलिक्स ऐसे लिख दो एरो में और उतार दो, सॉरी, रेडियस ऑफ हेलिक्स आर बराबर एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, 2 पाई एम बाई क्यू बी। क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ भी नहीं करेगा, करेगा क्या, अभी भी टाइम पीरियड कितना होता है रे, 2 पाई एम बाई क्यू बी, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता ये। तो टाइम पीरियड यहाँ भी कितना हो गया बेटा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो लिख लो नेक्स्ट में टाइम पीरियड चल ध्यान से देखना बेटा, मान ले कि यहाँ से जब यहाँ एक सर्कल किया तो यहाँ पहुँच गया ना, जैसे ऐसे सर्कल करा तो आगे भी तो बढ़ रहा है ना, ऐसे घूमा फिर आगे बढ़ा, ऐसा बढ़ा ना। तो एक सर्कल जब पूरा कर रहा है चार्ज पार्टिकल तो कुछ आगे भी तो बढ़ जा रहा है इस कंपोनेंट के कारण। जितना आगे बढ़ जाता है ना एक कंप्लीट टाइम पीरियड में, एक सर्कल पूरा करने में, उस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। जैसे इसका पिच अगर हम दिखाना चाहें तो पिच क्या होगा, देख एक सर्कल है ये, उसके बाद ये घूम करके यहाँ आ गया है ना, तो एक सर्कल करते करते यहाँ से यहाँ पहुँच गया क्या पॉइंट, तो ये जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, पिच। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, वो लिखना नहीं है अभी, रेडियस पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा। नहीं वो पूरा डायमीटर दिखा देता, पूरा सर्कल दिखा रहा है ना बेटा वो, तो रेडियस यहाँ से यहाँ होगा ना, ये दिस विल बी द रेडियस, है ना। यहाँ से यहाँ तक pitch। हाँ, और ये वाला दूरी कितना हो गया रे, पिच। पिच कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुना बेटा, इस डायरेक्शन में पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, फोर्स तो नहीं लग रहा था भी cos थीटा के कारण, तो पिच क्या लिखोगे, पिच क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड। यही ना, एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा था उतने वक्त में पार्टिकल कितना आगे बढ़ गया, उसी को पिच बोलेंगे। तो पिच का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बोल जल्दी, वेलोसिटी इनटू टाइम, और क्या लिखेंगे ना। पर कौन सा वेलोसिटी, इधर कौन लेके जा रहा है, भी साइन थीटा की भी cos थीटा, यस। तो क्या लिख देंगे बेटा, भी cos थीटा इंटू टी। अब बोल भी cos थीटा टाइम पीरियड हम लोग को पता है कितना, 2 पाई एम अपॉन, तो ऐसे लिख देते हैं पिच बराबर 2 पाई एम भी बाई क्यू बी cos थीटा। ये पिच का फॉर्मूला हो गया। ऐसे लिखना ना, थोड़ा पिच का डेफिनेशन लिख लेना, एरो करके लिखो पिच क्या होता है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय चार्ज पार्टिकल along the magnetic field,
द डिस्टेंस मूव्ड बाय चार्ज पार्टिकल along the magnetic field in one time period हाँ। ठीक, अब ये लिख ले। अगर इधर एक्सेलरेशन होता तो क्या लिखते रे? पिच क्या लिख ले? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करते क्या अगर एक्सेलरेशन होता? तो यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट u इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। ठीक है, यहाँ भी वर्क करेगा कुछ? नहीं, वर्क करता ही नहीं है। करता है क्या वर्क? इस कंपोनेंट के कारण वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फोर्स ही जीरो है। वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं है, तो इस कंपोनेंट के कारण वर्क डन जीरो। और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा लेकिन परपेंडिकुलर लगेगा वेलोसिटी के, है ना। तो यहाँ भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया ना, तो भी साइन जीरो, तो फोर्स लगेगा। फोर्स नहीं लग रहा था तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी v cos थीटा से बढ़ता जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्चुअल में जो पार्टिकल चल रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से बढ़े जा रहा है। 2 मीटर से तो 2 मीटर से आगे बढ़े जा रहा है। अरे बात समझ में? कांस्टेंट स्पीड है, मतलब वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। अगर वर्क डन जीरो है तो पावर डेवलप्ड भी जीरो है। तो लिख लो वर्क डन and power developed by work done and power developed by magnetic force remains zero. Work done and power Developed by magnetic force remains zero. Magnetic force remains zero. ठीक है, आइए। तो ये हुआ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हर तरह का केस अपन देख चुके हैं। अरे ये बात समझ में? सुन, अब क्या पढ़ना है? अब एक वायर पे फोर्स देखेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा हुआ हो तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? लगेगा। तो कितना लगेगा, किधर लगेगा, ये सब बात करेंगे। मेरे को बताओ, अगर करंट कैरिंग वायर मतलब वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है मतलब क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है ना उसमें। वायर में कौन सा चार्ज फ्लो करता है, नेगेटिव कि पॉजिटिव? नेगेटिव। ये कौन सा कौन सा फंसी? बोल फिर से बोलो। दोनों ना, कंडक्टर में दोनों फ्लो करता है, केवल नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और सॉल्यूशन में दोनों फ्लो करता है, नेगेटिव आयन भी पॉजिटिव आयन भी, है ना। तो वायर में केवल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है बेटा, ठीक। सॉल्यूशन पानी वगैरह में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि जब तुम वहाँ कॉपर सल्फेट डालोगे CuSO4 तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, कटायन अनायन, पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी, दोनों फ्लो करेंगे, दोनों के कारण करंट आएगा। आ रही बात समझ में? कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। और कुछ पूछना है? हाँ सुनो, तो वायर के कारण पड़ेगी। लिखो, सॉल्यूशन से कुछ याद आने लगा मुझे। लिखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर टॉपिक है ये ना? लास्ट टॉपिक है क्या? नहीं भी है, बहुत कुछ है। चल बेटा देख, आओ इधर आओ। मान लेते हैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस पूरे रीजन में, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में प्रेजेंट है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मान लेते हैं बेटा B दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है?
मान लेते हैं कि एक वायर ऐसा है, आई फ्लो कर रहा है, इधर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। करंट के डायरेक्शन में कौन सा पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, नेगेटिव चार्ज? क्या मानते हैं? इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, मानते हैं, पर सच में फ्लो करता है क्या? नेगेटिव चार्ज नीचे फ्लो कर रहा होगा, यही ना? अच्छा ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर करंट बह रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो मोशन में है ना पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स लगना चाहिए ना बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। चार्ज कहाँ है? वायर में है, ढेर सारे हैं, तो सब पे फोर्स लगेगा। मतलब किस पे फोर्स लगेगा? वायर पे। समझ में आ रहा है? तो करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगता है। कितना लगता है इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। कोई दिक्कत? ये तो क्लियर है ना, फोर्स लगेगा। करंट जीरो रहता तो क्या बोल रहे हैं? करंट बह रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज मोशन में है ना बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है कि नहीं? यही तो पढ़ रहे हैं तब से अपन। तो इसमें भी फोर्स लगाएगा, और ढेर सारे यहाँ वाला पे, यहाँ वाला पे, यहाँ सब पे फोर्स लग रहा है, मतलब टोटल वायर पे लग रहा है यार। तो करंट कैरिंग वायर पे भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है। फिर मेरा सवाल था कि करंट ही जीरो हो गया तो फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना? ध्यान से सुना, कितना लगेगा उसकी बात करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली बात करते हैं, उसके बाद सवालों पे आएंगे। क्या गिरा? ये मूछों वाला चाबी है? हाँ, वही राजस्थानी मूछ। देखो बताओ, चार्ज के कारण कितना फोर्स लगता था बाबू? F बराबर क्या लिखते थे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला? Q V क्रॉस, ऐसा क्या? चलिए, जैसे पार्टिकल पे चार्ज लेकर तो ऐसे सर्कुलर में घूम जाएगा, फिर तार भी घूम जाएगा। बताएंगे क्या होता है। होता है कुछ होगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। देखो ना, अभी ये फोर्स क्लियर है ना? मैं मान लेता हूँ छोटू सा चार्ज फ्लो कर रहा है, डी क्यू कितना बेटा? एकदम छोटा सा, तो फोर्स भी छोटा सा लगेगा ना? तो मान लेते तो क्या लिख देंगे? डी एफ बराबर डी क्यू भी क्रॉस, लिख सकते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता था? यही होता था ना बेसिक फॉर्मूला, डी क्यू बाई डी टी। ठीक, तो डी क्यू को क्या लिख सकते थे? आई डी टी। ये जाएगा किसी एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई बाहर रहने देते हैं, भी जो है डी टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और क्रॉस भी। भी डी टी क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? किसकी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, हमको लग रहा था तुम पूछेगा। अच्छा किया पूछ ही दिया, कोई ना कोई पूछना चाहिए था। ऐसे बताने के मूड में तो नहीं थे, पर बता दे रहे। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना पहले? सुन ले। जैसे मान ले बेटा, वेक्टर ए है 2i कैप, वेक्टर बी है 3j कैप, ठीक है? बता ए क्रॉस बी कितना होगा? कैसे लिखते हैं? 2i क्रॉस 3j, आंसर बोल बेटा। 6i क्रॉस j k, पता है? ठीक, पता है ना? चल, हाँ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे? a क्रॉस b को यहाँ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी है, हम किसी एक का बाहर 3 का बाहर निकाल देते हैं, तो 2i क्रॉस j कितना आंसर आता? बोल तो। 2 और i क्रॉस j k हो जाता तो कितना होता बेटा? अंदर में 2k और 3 से मल्टीप्लाई होकर के फिर कितना आंसर आ गया? 6k। मतलब अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट लिखा है तो किसी एक का निकाल के बाहर रख सकते हो ना? तो जब बाहर से अंदर भी जाएगा तो किसी एक ही पे जाएगा ना? समझ में आया? किसी एक का कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब बाहर से भी अंदर जाएगा तो किसी एक पे जाएगा, दोनों पे जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये भाई साहब अंदर गया तो या तो इसमें जाएंगे या तो इसमें जाएंगे। फिर बोलो कि इसमें क्यों नहीं गया?
मेरा मर्जी फॉर्मूला लाने के लिए ऐसा ही है, क्या करें अब, क्योंकि बी डी टी कुछ नहीं देता पर भी डी टी कुछ देता है, जो देता है उससे ले लेना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा बोल, भी डी टी क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो आई डी एल क्रॉस बी। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट किसका, जिसका वेलोसिटी था सर, वेलोसिटी किसका था, चार्ज का, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी किसका बेटा, चार्ज बहना मतलब करंट बहना, मतलब किसका डिस्प्लेसमेंट, करंट का डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। अगर इतना लेंथ है तो यहां से यहां जो चार्ज जाएगा डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना लेंथ ऑफ वायर होगा। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि dl इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, या dl इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, या dl इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कह सकते हैं ना। पर छोटे छोटे लेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, छोटे छोटे लेंथ की बात। अगर पूरे वायर पे निकालना होगा तो फिर जोड़ना होगा, इंटीग्रेट करना होगा ना। देख छोटा छोटा चार्ज लिए, छोटा छोटा लेंथ लिए, सब कुछ छोटे छोटे की बात कर रहे हैं अभी, कोई दिक्कत। तो फाइनल फार्मूला क्या है बेटा, डी ए बराबर आई डी एल क्रॉस बी, जहाँ पे डी एल क्या है रे, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, करंट का डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, या वायर का लेंथ कह सकते हैं। बट ये सब डी एल क्या है, छोटा सा का बात हो रहा है, पूरे बड़े वायर की बात नहीं हो रही है, करंट एलिमेंट की बात हो रही है। करंट एलिमेंट मतलब छोटा सा पार्ट ऑफ द वायर। हाँ, कोई दिक्कत, बात समझ में आई? तो सुनना, इसको और अच्छे से बनाते हैं। अगर छोटा सा लेंथ होता करंट का, यूं इसमें आई फ्लो कर रहा है और ये लेंथ है डी एल, तो बता बेटा फोर्स का डायरेक्शन क्या होता, आई डी एल क्रॉस बी। अच्छा डी एल का डायरेक्शन क्या लोगे, डी एल इज द लेंथ ना, एक मिनट, डी एल इज द लेंथ ना, करंट के डायरेक्शन में, क्या बात है, कौन से डायरेक्शन में, करंट। तो डी एल का डायरेक्शन क्या ले लोगे बेटा, ऊपर की तरफ, क्या, तो ऐसा हो गया डी एल का डायरेक्शन बेसिकली, यूं, ठीक ना। चल बता फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा इस पर्टिकुलर केस में, आई डी एल क्रॉस बी, यूं यूं यूं, है क्या, होगा ना। डी एल वेक्टर है तो फोर्स लग रहा है इधर, लगेगा क्या, डी एफ जो भी है, समझ में आ रहा है। अब पूरे वायर के लिए निकालना होगा तो सब के लिए जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर बता किस पे है, वायर किस पे है, बोल 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 बोल, डर मत बोल। ये वायर अंदर जा रहा है या फिर कहीं नहीं जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ और एक वायर हम ऐसे बोर्ड पे रख दिए हैं जिस पे करंट बह रहा है। मैग्नेटिक जा रहा है तो ये ऐसा है। बिल्कुल अंदर की तरफ मैग्नेटिक एक वायर रखा हुआ है चुपचाप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। चल सुनना बेटा, आगे ये मिटा दे, ये समझ में आ गया था ना। अब अगर मुझे टोटल, अब क्या होगा वायर का हम बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक। सुनना, अगर मुझे टोटल फोर्स चाहिए होता तो मैं क्या करता बेटा, इंटीग्रेट कर देता। एग्जैक्ट फॉर्मूला तो यही है आपका, लेकिन अब कुछ कुछ और एजम्पशन लेते हैं। फोर्स निकालने के लिए मुझे पता चल गया इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी। अब जो जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, जो वेरिएबल होगा अंदर ही इंटीग्रेट होगा उसका, है ना। चल बेटा मान लेते हैं कि करंट हमारा कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या है बेटा, कि 2 एम्पियर बह रहा है तो 2 ही एम्पियर बह रहा है, तो कांस्टेंट हो गया ना। मान लेते हैं बी भी कांस्टेंट है, हम बी वेक्टर दिखा रहे, ध्यान से देख क्या दिखा रहे बेटा, बी वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी। तो तू देखना पूरे रीजन में तो अंदर ही है और सेम बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो पूरे वायर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट होता तो बी बाहर निकल जाएगा ना, और आई भी बाहर निकलेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स को अपन क्या लिख सकते थे, आई निकल गया ऐसे, डी एल इधर और क्रॉस बी इधर। बी क्या इधर निकाल के रख सकते हो क्या, क्रॉस प्रोडक्ट में है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक नहीं होता, याद है ना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर यहाँ निकालना भी है बेटा तो इसको इधर ही बाहर निकालेंगे, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत। यस 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 वही लिख रहे हैं। हाँ माइनस करके नहीं ला सकते, ला सकते, क्यों कचरा फार्मूला करोगे, ला सकते हैं, ऐसे लिखते हैं माइनस आई बी क्रॉस डी एल, क्यों फालतू, उधर ही रखो ना, ठीक है। अब क्या बोल रही है कि सर देखो डी एल जुड़ करके टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। तो क्या इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते थे, एफ इक्वल्स टू आई
L क्रॉस B। DL जुड़ करके क्या टोटल लेंथ हो जाता? यस सर। तो ये है, किताब में यही लिखा रहता है आपका, पर आप उसको याद नहीं रखेंगे, याद आप इसको रखेंगे, क्योंकि वो हर बार वैलिड हो ऐसा जरूरी, ये तभी वैलिड है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तब। आगे बात समझ में? राइट इट डाउन। क्या लिखा? कुछ लैंग्वेज लिखना चाहोगे? टॉपिक क्या लिखे थे? लिख लो। एज वी नो दैट moving charges in magnetic field experience, as we know that moving charges in magnetic field experiences, moving charges बोले ना तो experience लिखना, as we know that moving charges experience magnetic force comma current carrying wire must experience magnetic force. Current carrying wire must experience magnetic force because must experience magnetic force because in current carrying wire moving charges are present. In current carrying wire moving charges are present, है ना? मूविंग चार्जेज आर प्रेजेंट। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, मूविंग चार्जेज आर प्रेजेंट। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करेंट कैरिंग एलिमेंट कैन बी गिवन एज, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करेंट कैरिंग एलिमेंट कैन बी गिवन एज, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग एलिमेंट कैन बी गिवन एज। उतार लें आप सारा कहानी डायग्राम के साथ पूरा। इसका अपना भी मैग्नेटिक फील्ड है, यस। उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम किसकी बात, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, एक्चुअली में होता क्या है कि इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को दिक्कत देने लगते हैं, बोलते हटो यहाँ से, तो फोर्स लगाने लगता है उसको। एक्चुअल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को तो बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो किसी और सेटअप के कारण जनरेट हुआ होगा, तो वायर को हटा दो, तो इस पर फोर्स लगता है ताकि वायर को निकाल दिया जाए। बात समझ में आ रही है? तुम लोग का एसी भी ख़त्म हो गया स्कूल में ना? क्या चल रहा है अभी? सब खत्म हो गया? सर वो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करना है। वाह। और सर वो कह रहे थे कि वे बोर्ड्स मेरा इसमें से 5 मार्क्स देते हैं। 5 मार्क्स? हाँ सर। वो लोग ऐसे तो सर आप पे ऐसी कुर्बान कर दिए, जाइए खुश रहिए। 5 मार्क्स क्या है? अच्छा ठीक है ना, फिर भी हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। सर ये जो बाकी चैप्टर्स आगे है वेव ऑप्टिक्स से पहले, वो सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। हाँ है ना। अपन क्या पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में? ओ एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं ना बेटा, उसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड नाउ। तो उसको समझने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिर मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सब कॉम्बाइंड है एक दूसरे से। बाप रे शहर अंधेरा हो गया यार, देखो ना उधर। बिल्कुल कर सकते हैं, पर हम इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि अभी थीटा के बारे में डिस्कस नहीं किया ना। क्या वो तो कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री कोई भी सर्टेन एंगल, तो फिर उसको अलग अलग से बात करेंगे, है ना।
छिपकली अरे अंकु देख उधर, देख उधर, नीचे देख, बेंच के नीचे खाएगी। हमको भी डर नहीं लगता है। हाँ ए डर आ रहा है उसी को, सर भगा रहे हैं सर। रहने दो। इसीलिए बोलते हैं मेरे को भैया। मेरे को बहुत मतलब डर लगता है छिपकली से, छिपकली से, सांप से, ये सबसे बहुत डर लगता है। छिपकली के देख के तो सबसे पहला इमेजिनेशन यही आता है कि कहीं बॉडी में गिर जाए। हाँ हाँ, इतना घिनौना लगता है देख करके ना, डर से ज़्यादा घिनौना लगता है वो। बायोलैब में गए सर? नहीं, हम बायो इसलिए इतने लिए थे। क्या क्या छिपकली कटवाया क्या तुम लोग से? नहीं सर, अभी अभी सब बस नहीं दिखाया होता है। वो कॉलेज में जाने के बाद देगा। आदमी काट के दिखाएगा क्या? सब करके रखा हुआ है ना। हाँ पोस्टमार्टम दिखाएगा। करने को देगा। 12th में इतना तो नहीं होता लैब, मेडिकल बोल रहे हैं सर, कॉलेज में बोल रहे हैं। कॉलेज में तो होता ही है। हमको लगा कि तुम लोग 12th में आदमी फाड़ वाड़ के दिखा रहा है। नहीं, हम लोग को भी कल्याणी में बताई थी ना। हाँ। ये पहले हम लोग को 12th में मिलता था ये सब करने के लिए, पर जो वैक्स होता है ना, वैक्स प्लेट, वो आता ही नहीं है, बैन हो गया, इसलिए हम लोग को नहीं मिलता। अभी बस हम लोग खून उनसे डर नहीं लगता है ना? ना हाँ पोस्टमार्टम हम देंगे, लेकिन मामा का टाइम में ओके। अरे राम, फॉरेंसिक लैब में। हो गया? मज़ा आता होगा ना, लेकिन लास्ट पड़ा हुआ है और सब सपोज करो रात में 9 बजे क्लास चल रहा है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में रात में भी क्लास चलता है कभी कभी। ऐसे फाड़ रहा है, वैसे लाइट कट गया, हालत ख़राब हो जाएगा क्या? नहीं सर, लाइट वाइट नहीं कटेगा। दिन का होता है। सही से हुआ नहीं देगा। अरे नहीं, देखिए मेडिकल हो गया, मेडिकल का तो नहीं पता, बट हाँ MBA वगैरह जो होता है ना, मास्टर्स जो भी डिग्री होता है ना, वो रात में भी क्लासेस चलता है। जैसे तुम एक्सलाइट की बात करें ना, International सर होता है। तो रात में भी क्लास चलता है। यस, ऑनलाइन भी लोग लेता है ना, तो रात भर क्लास चलता है। और रात में ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि एक्चुअली जब तुम एक बार इंजीनियर बन जाओगे या मतलब कुछ अच्छा पढ़ाई कर लोगे ना, तो तुमको रात में जागने का आदत हो जाएगा। तो रात में सब बहुत भीड़ रहता है, कैंटीन में, क्लासरूम में। दिन में सब मरा पड़ा है, सोया वो पीपा करके। चलो स्टार्ट करें, मतलब आगे बढ़े, समझ में आया? चल यहाँ पे बेटा, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है क्या? नहीं। तब वैलिड है जब करंट कांस्टेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, और हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। पर 99% केस आपका यही रहेगा, पर कभी कभी जेई में ऐसा भी पूछता है। दोनों में से एक भी कांस्टेंट को नहीं होना चलेगा, मतलब जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर निकाल दो, जो कांस्टेंट नहीं उसको अंदर रहने दो। समझ आया? उसको इंटीग्रेट करेंगे नॉर्मल तरीके से। चलिए आइए देखते हैं बेटा, कुछ कुछ सवाल करते हैं सीधा। बढ़िया बढ़िया सवाल है, 1 नंबर। इस बार डॉट मैग्नेटिक फील्ड है क्या? हमेशा क्रॉस क्रॉस बनाते हैं। डॉट मतलब वो क्या है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, मान ले B0। कितना है बेटा? B0। पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है ये? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब बताए थे क्या पहले? यूनिफॉर्म मतलब पोजीशन के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है ना? चल अब वायर बनाते हैं, ध्यान से देखना। इसका लेंथ भी L है। अच्छा एक मिनट, करंट ऐसे फ्लो करा रहा है, हाँ, और करंट इसमें भी आई जा रहा है। इसका भी लेंथ L है बेटा, और इसका भी लेंथ L है। ठीक, बताना है फोर्स कितना लगेगा दोनों वायर में मुझे। हाँ यस, ऑफ कर दिए क्योंकि लाइट कट गया ना, बीच में ऐसे जलना बुझना होगा, तो वेट फॉर सम टाइम। दिख रहा है? बताया जाए इस पर फोर्स कितना लगेगा। जितना टुकड़ा है पहले उसको अलग अलग पार्ट लिख लो बेटा। मान लेते हैं यहाँ PQR, पहले PQ पे निकालेंगे, फिर QR पे निकालेंगे। PQ को ध्यान से देखो, क्या PQ के पूरे लेंथ पे करंट सेम बह रहा है ना? चेंज तो नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है ना? और पूरे लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है क्या? यस, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी सब कांस्टेंट है ना? तो क्या डायरेक्ट वहाँ लगा सकते हैं? बोल फॉर्मूला बोल बेटा। फोर्स ऑन PQ सेक्शन I L क्रॉस B।
चल बेटा बोल, करंट आई है, अच्छा लेंथ कितना है इसका, एल ही है क्या, वेक्टर फॉर्म में लिख, एल जे कैप लिखेंगे क्या, हाँ वाई एक्सिस में दिख रहा है, दिख रहा है क्या, क्रॉस बी बोल, बी नॉट कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड एक्सिस ना, तो क्या के कैप होगा बेटा, क्या दिख रहा है सबको, बोल आई जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई कर दे, एल बी नॉट मतलब जो मैग्नीट्यूड्स है, अब जे क्रॉस के क्या होता है, आई 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 कितना होता है, आई कैप। आई कैप का क्या मतलब है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस वायर पे फोर्स किधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, किधर लग रहा है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इधर लग रहा है, और मैग्नीट्यूड कितना है इस फोर्स का बोल, आई एल, कोई दिक्कत, बात समझ आई। ये तो वेक्टर फॉर्म में हम बता दिए, आप चाहते तो बिना वेक्टर के भी बना सकते थे, खैर पहले वेक्टर फॉर्म में ही सीखते हैं। बोल क्यू आर पे बोल क्या लिखोगे, आई एल क्रॉस बी ना, आई लेंथ कितना है इसका, एल ही है, आई कैप जे कैप क्या लिखेंगे, एक किधर फ्लो कर रहा है, आई कैप ना, तो क्या लिखते बेटा, एल आई कैप। सूरज या कोई और परेशान तो नहीं है कि ये आई और ये आई में क्या अंतर है, नो सर। ये आई कौन सा आई है, यूनिट वेक्टर है, और ये आई क्या है, करंट है ना। क्रॉस बी कितना है बेटा, बी नॉट के कैप, सॉल्व कर दे यार, बोल बेटा एल और बी नॉट, आई एल बी नॉट लिख दिए हैं, और आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जी होगा, मतलब इस पे फोर्स लग रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, कितने मैग्नीट्यूड का रे, आई एल बी नॉट लग रहा है ना, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। अब सुन, एक तो वेक्टर फॉर्म में भी तू कर सकता था, चाहे तो तुम बिना वेक्टर के भी बना सकता था, क्योंकि तुझे क्रॉस प्रोडक्ट आता है। क्या होता है फोर्स आई एल क्रॉस बी ना बेटा, चल ध्यान से देख, आई एल क्रॉस बी मैग्नीट्यूड क्या लिखता, आई एल बी साइन थीटा, ये तो एक तरीका हो गया हम जो समझा ही दिए, दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, देख ध्यान से। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी, तो अगर हम उसको तोड़ करके लिखना चाहें बेटा, ध्यान से सुन, मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो क्या लिखते हैं बोल, तो फोर्स ऑन पी क्यू, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आई एल बी साइन थीटा, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एल और बी के बीच में, एल का डायरेक्शन क्या लेते हैं, करंट की तरफ, मतलब बेसिकली करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, करंट ऊपर बह रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है क्या, एंगल कितना है, तो 90 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया बोल, आई एल बी नॉट बेसिकली ना, बी नॉट लिए थे ना, ठीक। डायरेक्शन चेक कर ले, मैग्नीट्यूड देख लिए बेटा, डायरेक्शन क्या होगा, कर दे आई एल क्रॉस, एल किधर है, ऊपर है, ऊपर है, रुक ऊपर है, बी किधर है, बाहर, फोर्स इधर दिख रहा है, कोई तकलीफ। अच्छा एक बात आप ध्यान दो ना, जल्दी जल्दी सवाल करने के लिए, देख जब भी हम ऐसे डॉट या क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले और वायर इस बोर्ड पे रखे, तो हमेशा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री, तो आंसर तो सीधा यार है आई एल बी। अब बस क्या चेक करना है, डायरेक्शन, डायरेक्शन हाथ से घुमा के चेक कर लेंगे, क्या घुमा के, हाथ घुमा के चेक कर लेंगे, चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी करें, चाहे तो नहीं भी करें, ऐसे हाथ घुमा के कर ले, कोई दिक्कत। बोल इसमें बोल बेटा, मैग्नीट्यूड तो आई एल बी नॉट होगा, डायरेक्शन क्या होगा, एल किधर है, उधर है, यस सही है, तो दिखा भी रहे हम, एल उधर है, बी बाहर है, यूं 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 दिख रहा है, हो गया, समझ आया बात, कोई दिक्कत। चल अब बोल बेटा, नेट फोर्स निकालना होता तो कैसे निकालते, पूरे वायर पे, आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, इधर एक फोर्स इधर है आई एल बी, और एक फोर्स इधर है, ये ना बेटा पूरे वायर की बात कर रहे हैं, तो इधर भी आई एल बी नॉट और इधर भी आई एल बी नॉट, दो वेक्टर फॉर्म है ना बेटा, तो रिजल्टेंट किधर होगा, ऐसे होगा क्या, बिल्कुल बीचों बीच, मैग्नीट्यूड जब सेम रहता है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच जाता है, सो दिस इज एफ नेट, और एफ नेट कितना होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, अंकुश समझ में आ रहा है, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना, तो क्या लिख दे बोल, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस क्या रूट टू आई एल बी नॉट हो जाता क्या, हो गया आंसर। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, 45 डिग्री पे, कितना पे लग रहा है बेटा, सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑन ए करंट कैरिंग वायर। समझ आया, उतार ले पहला सवाल जल्दी से।
अगर बीएससी लेके फिजिक्स का सब्जेक्ट उठाते हैं आगे क्या क्या है? प्रोफेसर बनोगी और क्या, टीचर बनोगी? बीएससी हाँ बीएससी हाँ, उसी में जा सकते हो, या फिर तुम रिसर्च में जा सकते हो आगे चल के। बीएससी, एमएससी और बीएससी आईआईटी से भी होता है, पता है कि नहीं? होता है, जैम एग्ज़ाम देना पड़ता है बीएससी के बाद। तो तुम एमटेक ये एमएससी कर सकते हो आईआईटी कॉलेज से, तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो सकता है। ओएनजीसी मतलब भारत के 7 रत्न जो हैं हाँ हाँ, महारत्ना कंपनी, यस। करते हैं, फिजिक्स वालों को तो उठाते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम इंजीनियर्स को ही उठाते हैं। उसके लिए भी दे आर वेल क्वालिफाइड नाउ, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो तुम थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा ले रहे हो ना, हाँ। पर अगर तुम ओएनजीसी में जाते हो तो प्रैक्टिकल काम ज़्यादा है ना, वो कहाँ कराया जाएगा बीटेक वालों को, तो उनको ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उनको भी उठा लिया जाएगा। लाइक ओएनजीसी में तो वो सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हाँ, सब होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक टेक्निकल डिग्री का ज़्यादा वैल्यू मिलता है, तुम कहीं भी देखोगे। तो एएनजीसी के लिए भी ना अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे पास टेक्निकल डिग्री है बीटेक वाला ना, तो वो ओएनजीसी में ओएनजीसी का जॉब बहुत वो तो आईआईटी की ही नहीं है। नहीं दिए। उस ज़माने का बात अलग है बेटा, क्योंकि उस समय ना तो गेट होता था ना तो जैम होता था, तो पहले के लोग कोई भी पढ़े लिखे रहते तो सरकार पकड़ पकड़ के नौकरी देती थी। पर अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। अभी तेरे सामने अगर हम 10 इंजीनियर खड़ा कर दे नॉर्मल कॉलेज से, 10 बीटेक कॉलेज, ये क्या बोलते हैं आईआईटी कॉलेज से, 10 एनआईटी, तो तुम सीधा किसको प्रेफर करोगी? पहले आईआईटीएन को, फिर एनआईटीएन को, फिर नॉर्मल ये बीटेक वालों को, उसके बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों को। तो ऐसे थोड़ा सा मेंटालिटी है लोगों में, है ना। तेरे पापा मामा ओएनजीसी का बहुत सैलरी है बेटा। सर उन्हें महीना में 7 लाख रुपए मिलता है, मेरा सुन के दिमाग खराब हो गया। बहुत ओएनजीसी में बहुत पैसे हैं। मतलब देख वो जो 7 लाख मिल रहा है ना, एक्चुअली में वो सैलरी नहीं होगा, वो ऊपरी इनकम भी रहता है बहुत, ठीक है ना। सैलरी हाँ, और थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह भी मिलता है, गाड़ी वगैरह भी मिलता है, मतलब लाइक एकदम ये आईएएस ऑफिसर वाला वैल्यू मिलता है सब। पर बहुत टफ़ है कंपटीशन, मतलब काफ़ी टफ़ होता है ओएनजीसी का। इंजीनियरिंग के पीछे में और क्या क्या होता है? तुम कर सकते हो ग्रेजुएशन, पर अच्छे कॉलेज से करना, बस इतना बोल रहा है। DU BHU यही 2 ऑप्शन है, या फिर मुंबई ग्रेजुएशन करके आगे कर सकते हो ना, रिसर्च में जा सकते हो, ओएनजीसी वगैरह का तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हो, तो कर सकते हो। हाँ नहीं ऐसा नहीं है कर सकते हो, ऐसा क्या है। पर करना ग्रेजुएशन तो अच्छे कॉलेज से करना, और अच्छे कॉलेज का एंट्रेंस निकालने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है बहुत। मेरा BHU में बहुत अच्छा रैंक आया था, 191 ऑल इंडिया। एडमिशन भी लिए थे, लेकिन छोड़ करके फिर बीटेक कॉलेज चले गया। भूत सवार था इंजीनियरिंग का, और क्या। एक्चुअली मेरा था कि मेरे को टीचर बनना है, ठीक है। हम बहुत पहले से सोच के रखे थे कि हमको पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाना है। अब फिजिक्स पढ़ाने के लिए कौन सा बेटर डिग्री, हम ये सोच करके बीटेक किया। हमको इंजीनियर का जॉब नहीं करना था कभी। तो बीएससी और बीटेक में ज़्यादा कौन सेक्सी लगता है सुनने में? बीटेक तो बीटेक, हाँ इंजीनियरिंग में तो इतनी भीड़ है, कितने कम रिक्रूट होते हैं। हाँ वही तो बोल रहे कि सब वाहियात लोग जाता है। अगर तुम तुम पढ़ने लिखने वाली हो तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम भी वेले बैठ जाओगे तो तुम्हारा भी गया। हाँ, मैक्सिमम वेले ही रहते हैं इंजीनियर। पापा ने आईआईटीएन के पास लेके गए थे मुझे केमिस्ट्री ट्यूशन देने के लिए। हाँ, इतना दिमाग खराब कर दिया ना मेरा। हाँ, पर वो अलग ही संस्कृत लैंग्वेज बोल रहे थे और वो इतना ज्ञान दे रहे थे। हाँ, अपनी लाइफ में दृढ़ निश्चय ओके क्या बोल रहे थे। हाँ, वो करना चाहिए ये। हाँ, उसने 3 मैं डेमो क्लास के लिए गई थी। हाँ, उन्होंने मुझे 3 घंटे बैठ के लेजिट लेक्चर दिया है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं नहीं गई उसके पास पढ़ने। देखो कई बार क्या होता है ना कि लोग टीचर्स बन तो जाते हैं, पर पढ़ाना कैसे ये पता नहीं रहता है। नहीं सीरियसली, मतलब पढ़ाना क्या है ये पता है, पर पढ़ाना कैसे है ये नहीं पता। ठीक है, दृढ़ निश्चयी बनाना है स्टूडेंट्स को, पर पहले तुम भरोसा तो दिलाओ कि तुम पढ़ पा रहे हो, तुम न्यूमेरिकल्स बन पा रहा है तुमसे, तब तो बच्चा सोचना शुरू करेगा। मैंने उनसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि सर 5 महीने आप कैसे केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करोगे? हाँ, तो दृढ़ निश्चयी बताने लगे। हाँ, कहता है हम 2 महीना पढ़ाएंगे, 3 महीना तो खुद से पढ़ लोगे, हम इतना पढ़ा देंगे। हाँ, ओके। करते क्या है वो? सर उन्होंने
उन्होंने IIT दिया है, ओलंपियाड दिया है। नहीं वो ठीक है, करते क्या हैं अभी? सर टीचर, वो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, हाँ। बड़ा घर कर रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, सॉरी सर। अच्छा मजाक कर रहे थे। खैर ठीक है, देखो कर सकते हो तुम, सब कुछ कर सकते हो, पर ना पहले मेहनत करना सीखो। एक बार तुमको मेहनत करना आ जाएगा ना तो तुम किसी फील्ड में जा सकते हो। इसलिए हम बोलते हैं ना कि IIT निकले नहीं निकले कोई बात नहीं, मेडिकल निकले नहीं निकले कोई बात नहीं, बोर्ड में 90% आए या ना आए कोई बात नहीं, तुम मेहनत करना सीख जाओ। अगर मेहनत करने का आदत हो गया ना तो कहीं ना कहीं तो सक्सेस कर ही जाएगा, श्योर है एकदम। पर मेहनत करना नहीं आया, तुम एकदम रिजल्ट से अटैच होकर के काम कर रहे हो कि IIT नहीं निकला तो मेरे जीवन में का कोई मकसद नहीं रह गया, अब हम हरिओम टावर से कूद जाएंगे तो पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोग देखते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा है तुम लोग के जीवन में जिससे फेल होने का कभी डर ही नहीं रहा हो? इंग्लिश, ड्राइंग। जैसे हाँ सही बोल रहा है, ऐसा सब्जेक्ट कुछ कुछ होता है भाई। जैसे मेरे लिए क्या था, कंप्यूटर। तो मेरा कंप्यूटर एकदम नहीं आता था मेरे को, तो हमको डर ही नहीं लगता था, मतलब कि फेल हो भी जाएंगे तो ठीक है, नहीं आता है और क्या। तो इतना बढ़िया एग्जाम देते थे, इतना बढ़िया लिखते थे वहाँ पे। जब रिजल्ट से तुम डरना छोड़ दोगे ना तो तुम खुल कर खेलोगे। सोच अगर मान ले तू क्रिकेट खेल रहा है, पीछे विकेट ही ना हो, आउट होने का डर है क्या? तू जम के खेलेगा, जब मारेगा तब छक्का मारने का कोशिश करेगा। पर अगर विकेट रहेगा तो तू डर डर के खेलेगा। तो कभी भी रिजल्ट से अटैच ना हो, जो होगा दिखा जाएगा। रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो 1 लाख बच्चा अगर IIT का तैयारी करता है, 6000 का एडमिशन होता है, बाकी सब बेकार था। जैसा 7000 रैंक आया वो बेकार था क्या? नहीं, बहुत मेहनत किया था, पर उस तो सिलेक्शन नहीं हो पाया ना बेटा, पर मेहनत तो बहुत किया था। मतलब तुम्हारा फाइनल सक्सेस और भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तेरा जो कॉम्पिटिटर वो ज़्यादा मेहनत कर दिया तो तेरा मेहनत बर्बाद हो गया। तो रिजल्ट से अटैच होकर के काम नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई भगवद गीता में लिखा हुआ है ये बात, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तब तुम खुलकर कर्म कर सकते हो, खूब मेहनत कर सकते हो। तो आज से बस ये सोचो कि बस पढ़ना है, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा और क्या। अच्छा ही होता है, किसी के साथ खराब नहीं होता है, क्या है ना अंकु? पर पढ़ना है, मेहनत करना सीखो यार। किसी भी फील्ड में रहो, जहाँ भी रहो, क्रिकेट खेल रहे हो तो ऐसा खेलो कि एकदम बॉल फाड़ दे मार के। पढ़ रहे हैं तो इन्जॉय करके पढ़े, लगे कि येस अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, टीचर को उंगली कर पा रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे तो सवाल पूछ पा रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो एयरक्राफ्ट की कंपनीज होती हाँ। हैं, इंडिगो एयरलाइंस, उसमें भी इंजीनियर्स रिक्रूट होते हैं क्या? नहीं, फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। अभी मेरी एक स्टूडेंट गई, राया की जो फ्रेंड थी ना, शिवानी। 2 साल का सर 60 लाख रुपए देते हैं। नहीं इतना भी नहीं है फीस, इतना भी नहीं है, वेट इतना भी नहीं है, उससे मत डरो, इतना भी नहीं है। तेरा बात करा देंगे हम उससे, तो पूछ लेना कैसे करना है। यू हैव ऑप्शंस लाइक मर्चेंट में। नहीं गई हैं क्या? हाँ आज तब तो लगेगा सर, बहुत पैसा टाइपराइटिंग लगता का है। कोर्स में 30 लाख मुझे नहीं पता, पर इतना ज़्यादा नहीं है। अगर इतना होता तो शिवानी मेरे को बताई होती कि सर भिखारी हो गया पैसा दे करके। सर 180 आवर्स का फ्लाइंग वो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि उसका फ्यूल बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों से ज़्यादा पैसा लेते हैं। पता नहीं, नहीं उसको मे बी मतलब मुझे कम्प्लीटली नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में। बहुत पैसा लेते हैं। फिर तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन है अभी। NDA तुम NDA कर सकते हो, तुम क्लैट कर सकते हो, तुम निफ्ट कर सकते हो। निफ्ट यू नो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। वैसे लड़कियों को जाना चाहिए इस फील्ड में, ज़्यादा अच्छा कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा क्रिएटिव लड़कियाँ ही होती हैं। ठीक है, अभी मेरी एक दोस्त गई है दीपिका नाम है उसका, मुंबई में रह रही है, मस्त कमा रही है, एकदम अच्छा खासा पैकेज है और ग्लैमरस इंडस्ट्री भी है, तो मज़ा ही आता है। क्लैट फॉर लॉ, तुम लॉ करते हो, क्लैट निकाल करके तुम जज बन सकते हो, अच्छा वकील, कॉर्पोरेट वकील बन सकते हो। नहीं, and- जुडिशियरी का अलग से ध्यान होता है। हाँ, क्लैट का वही एंट्रेंस दोगे ना, तो जैसे लॉयर आपको बनाएगा, हाँ। लॉयर नहीं बनाएगा, वो आपको बस एडवोकेट या लॉयर ही बनाएगा सर। फिर तुम advocate प्रैक्टिस करो, उसके बाद होता है। उसके बाद फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन हो जाता है NDA का, या फिर डिफेंस में जाने का, मर्चेंट नेवी का। ऑप्शंस की कमी नहीं है, मर्चेंट नेवी में तो सर बहुत पर हाँ प्रॉब्लम रहता है, तो और साइंस फिर में पैसे कहीं भी भी बहुत चले ज़्यादा जाइए, लगते हैं। 6x6 आई साइड चाहिए। यस, साइंस में कहीं भी 6x6 आई साइड चाहिए। ये डिफेंस वगैरह में जो होता है ना, जैसे NDA वगैरह में खास मर्चेंट करके। नेवी में डेक में जाने के लिए, मतलब उसमें भी अलग अलग सेक्टर होते हैं। डेक होता है जो मतलब जहाँ पे कैप्टन बना जाता है, प्रमोट हो गया। तुम मिला था ना, कौन लोग मिला था, हम लेके आए थे सर को, राहुल भैया, बात किया था ना, वो अभी शिप पे ही हैं, मर्चेंट नेवी किया। हाँ, पढ़ना बहुत पड़ता है। नहीं Yes, सर, sir. मर्चेंट नेवी में
ज़्यादा। क्या बात कर रही हो? सर, जॉब लग जाने के बहुत- बाद भी बहुत पढ़ना पड़ता है बेटा। जैसे मान ली कि तू Ranking बढ़ाने के लिए। 6 महीना के लिए तो गई ना वहाँ, हाँ, तो- उसके बाद घर आ गई, फिर तेरे को 6 महीना के लिए अगर जाना है ना, फिर तेरे को एग्जाम देना पड़ेगा, और बहुत टफ प्रमोशन के लिए भी नहीं, ऐसे भी नॉर्मली भी। जैसे तुम नॉर्मली दोबारा सी पे जाना चाहते हो 6 महीने के लिए ना, तो फिर से तेरे को बहुत सारे एग्जाम देना पड़ेगा और बहुत पढ़ना पड़ता है। लिटरली बहुत, मैं देखता था उस बंदे को, बहुत पढ़ते थे दिन रात एकदम पागलों की तरह, तब जा कर के इस सिप पे जा पाते हैं। तो मेहनत से तुम कभी नहीं बच पाओगे, मेहनत करना सीख जाओ, हर जगह आराम हो जाएगा। एक और बात, कभी भी ना तुम अपना लाइफ का ये जो गोल है, मतलब ये बनना है, वकील बनना मैंने है, तो ये सुना था पायलट वालों में होता है। इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी बनना है, पैसों से डिसाइड मत करना यार, कि इसमें ज़्यादा पैसा है तो इसमें ये कर लेते हैं, इसमें कम पैसा है इस पर रहने देते हैं। ऐसे डिसीजन नहीं होता लाइफ का। आपको किस चीज़ में मज़ा आने वाले ये देख लेना। न तो पता चला कि 5 लाख का सैलरी तो मिल रहा है, पर दिमाग का दही हुआ पड़ा है, 2 साल के अंदर अंदर छोड़ के आ जाओगे तुम। तो करियर ऑप्शन वो चुनना जो तुझे मज़ा आता हो, चाहे पैसे कम ही क्यों ना हो। अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे ना तो उसमें अपने आप पैसा बढ़ जाएगा। पर अगर तुम कोई ऐसे जॉब में चले गए जिसमें पैसा तो बहुत है पर तेरा मन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं तुम वहीं पे रह करके डिग्रेड हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। समझ आ रही है बात? इस चीज़ को ध्यान रखना। पैसा देकर कभी नहीं डिसाइड होता है। कहाँ गया मेरा रुमाल? इतना काला हो गया ना कि इस पर दिख भी नहीं रहा है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे दिख रहा है नेटवर्क। बात करेंगे फिर से इस पे, सही है ये? और सवाल करें? पहले इस पे एक ट्रिक सिखाते हैं। हाँ, इस सवाल को और आसानी से कैसे करा जाएगा, अगर सीख पाओ तो मज़ा आ जाए। देख, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा नेट फोर्स ना, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। नेट फोर्स इधर लग रहा था ना बेटा, कितना रे? √2 IL। इसको ऐसे रहने देते हैं, इधर मिटाते हैं और ट्रिक सिखाते हैं, फिर आंसर दिखाते हैं कि सेम कैसे आएगा। देख, 2 तरीका तो सीख लेना, एक वेक्टर फॉर्म में लिख करके और दूसरा बाबू मैग्नीट्यूड लिख करके और डायरेक्शन हाथ घुमा करके, है ना। एक और तरीका है, ध्यान से सुनना। देख, मान लेते हैं क्रॉस ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इससे काम और आसान होता है अपना। मान लेना बेटा कि ढेर सारा वायर का सेक्शन है, एक यूँ 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 यूँ, बहुत सारा सेक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 सेक्शन था, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। मान लेते बेटा ये लेंथ L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 लेंथ है। बताना इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे हम? वेक्टर फॉर्म में F1 लिखे क्या इसको? F1 बराबर I L1 क्रॉस B, यही ना बेटा? देख तो सही लिखे है। F2 बोल क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? I L2 क्रॉस, सिमिलरली F3 I L3 क्रॉस B, F4 क्या लिखेंगे? I L4 क्रॉस B। अब ध्यान से सुनना, मुझे इस पूरे वायर पे नेट फोर्स निकालना था क्या? तो मैं सबको जोड़ दूं क्या? नेट फोर्स कैसे होगा वेक्टर फॉर्म में? F नेट क्या लिखते हैं अपन? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, यही होता ना। वेक्टर फॉर्म में जोड़ दो सीधा। देख इधर कहाँ क्या कर रहा है भाई। जब बोल रहे होते हैं ना तो एकदम यहाँ पे नज़र गड़ाए रखा करो, कॉपी में मत देखा करो, कॉपी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जोड़ देते हैं भाई सबको। अगर जोड़ देंगे बेटा तो क्या लिखेंगे? देख, ये वाला डायरेक्शन सेम होता तब ना जोड़ देते डायरेक्ट। मैं वेक्टर फॉर्म में जोड़ रहा हूँ ना बेटा। क्या A प्लस B कैसे लिखता है? रिजल्टेंट बराबर A प्लस B। मैग्नीट्यूड थोड़ी जोड़ रहे हैं, ऐसे लिखा जा सकता है ना वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, अपने आप आई कैप जे कैप सब आ जाएगा। ठीक, तो क्या लिखते हैं? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। चल अब लिख दो बेटा सब। अगर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, देख तो सबका आई कॉमन है क्या? निकाल ले इधर। चल अब देखना, B इधर भी कॉमन है क्या? तो B भी निकाल ले क्या इधर क्रॉस करके? इधर क्यों नहीं किए पता है ना? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक, अब अंदर में क्या बचा बोल तो? L1 L3 प्लस, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बहुत सिंपल। अब सुनना ध्यान से, ये L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 क्या दिखा रहा है पता है? नहीं, वेक्टर फॉर्म में बेटा।
अगर जानता है तो ध्यान से सुनना। तुम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े हो क्या? अगर कोई एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन दिखाता है? पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक दिखाता है क्या? चल, अगर कोई एक और वेक्टर ऐसा होता तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, इन दोनों को जोड़, मान लेते बेटा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ऐसा है। रुक जा, हाँ, तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या ये वाला था रे? ये क्या लिख सकते थे? ए प्लस बी। अब सुन बेटा, ए प्लस बी प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ये वाला हो जाता? इसको क्या लिख सकते थे? ए प्लस बी प्लस, दिखाई दे रहा है क्या? मतलब मैं डायरेक्ट कह सकता था, ध्यान से देख, अगर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, तीनों को जो जोड़ेंगे, वो कौन सा वेक्टर दिखा रहा होगा? ये वाला। देख क्या लिखेंगे इसको? ए प्लस बी प्लस सी, देख सकते हैं ना? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 कौन सा वेक्टर है रिजल्टेंट? ये वाला है क्या? दिख रहा है सबको? दिस इज नेट वेक्टर, जिसको हम ऐसा लिखते हैं, फोर्स बराबर आई एल क्रॉस बी, सॉरी, एल क्या है? ये वाला वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर है, कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुना। करंट का इनिशियल पॉइंट और करंट का फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। बेसिकली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ। एक वायर पे निकालना था तो अपन निकालने सीख गए, अब 2-3 वायर है तो नेट कैसे निकाले ये सिखा रहे हैं हम। क्या लिखे? नेट, सबका मिला करके फोर्स आ रहा है, नहीं है कि किसी एक सेक्शन पे आ रहा है, सबका मिलाकर आ रहा है। कितना आ रहा है? आई एल क्रॉस बी, जहां एल क्या है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का वेक्टर, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रहे कि ये मैग्नेटिक फील्ड सबका सेम होना चाहिए। देख, अलग अलग होता है B1 B2 तो क्या बाहर निकाल पाते हैं? तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वायर है बेसिकली, उसको क्या लिखेंगे बेटा? आई एल क्रॉस बी, जहां एल क्या है? एक वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट यू कैन से, बेसिकली इनिशियल से फाइनल। हाँ, और बी क्या? सब वायर पे सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। कोई दिक्कत? अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे बेटा तो इसका आंसर डायरेक्ट आ सकता था। ध्यान से देख बता, करंट यहाँ से बहना शुरू कर रहा है, यहाँ चला गया क्या? तो डिस्प्ले एल वेक्टर क्या है बेसिकली तुम्हारे लिए? ये वाला है क्या? देख तो, है क्या? है ना बेटा? ये एल, तो ये लेंथ √2L, कितना है बाबू? √2L। मैग्नीट्यूड क्या होता है? आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस कर बेटा, आई एल, अच्छा एल क्रॉस बी, न्यू देख तो आ रहा है क्या इसके परपेंडिकुलर? ऐसा मैग्नीट्यूड आई एल बी साइन 90 डिग्री, तो क्या लिखते हैं? आई एल मतलब अब ये वाला लेंथ ना बाबू, तो √2L B0 साइन 90 डिग्री। देख आंसर आ रहा है क्या? यही आ गया। एक ही बार में सब खत्म, इतना मेहनत जो की है। क्या लेंगे? करंट जहां से बहना शुरू किया है, जहां तक बहा है, इनिशियल से फाइनल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हैं, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ लिए हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। करंट यहाँ से बहा था, फाइनली यहाँ चला गया, तो एक वेक्टर बना दो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। ठीक है बेटा? अब ये लेंथ कितना बंद हो गया क्या? हाँ, क्यों रहा है? अच्छा, किससे? अरे गर्दन उड़ा देंगे हम। सही है। हाँ, और कुछ पूछना है? सुनो, अब जब भी तुम देखोगे बेटा 3-4 वायर ना, अब उस डायरेक्शन आप कैसे कर लेना। आई एल क्रॉस भी करते हैं ना बेटा, एल वेक्टर तुम्हारे ये हो गया, और बी अंदर की बाहर की तरफ है, एल बाहर की तरफ क्रॉस भी इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। देख ऐसे ही आ रहा है ना, तो एक ही बार में सब आंसर दिख जाता है उतना। अब अलग अलग के लिए निकालना होता तो अलग अलग के लिए निकाल लेते, क्या है अपने को तो आता ही है। तो एक ये भी मेथड है, ये बेहतरीन मेथड है यार, लिख लो इसको, ऐसे कर लो, लिख लो। नेट मैग्नेटिक फोर्स on the combination of wire, net magnetic force on 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 combination of wire। लिख लो, अगर लिखना चाहो इतना ना तो डायरेक्ट आंसर लिख लो, क्योंकि किताब उताब में नहीं दिखेगा, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। F बराबर आई एल क्रॉस बी, जहाँ पे L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द करेंट।
ये तो हम डेरिवेशन करके दिखा दिए पूरा, आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं। उतार लिए। एल क्या है याद है ना? यस सर। क्या है? किसका? करंट का। ठीक है ना बेटा? और बी सब वायर पे सेम होगा तभी बना पाओगे, है ना? ये सब पे एक साथ निकालने का तरीका है, और अलग अलग पे भी निकालना चाहो तो अलग अलग का तुम्हें आता ही है नॉर्मल। उतार लिए तो जल्दी हम करें सवाल इधर। आइए सबको मिलिए, देखिए इधर। देखिए ये एक स्क्वायर है ना, एज लेंथ कितना है? एल है बेटा, कितना है लेंथ? एल लेंथ है, ठीक है। सब सेक्शन पे अलग अलग पहले निकालते हैं, ठीक है बाबू? चल किस पे निकालना चाहेगा पहले? करंट ऐसे बह रहा है ना क्लॉकवाइज, चल इस पे निकाल देते हैं पहले। करंट इधर जा रहा है क्या बेटा? चल इस सेक्शन पे केवल बात कर। मैग्नीट्यूड आई एल बी साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, ठीक। तो आई एल बी हो जाएगा बेसिकली, डायरेक्शन चेक कर ले। एल उधर है, बी अंदर ऊपर होगा क्या? सबको दिख रहा है? तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होगा, कितना होगा रे? आई एल बी होगा बेटा। इसमें चेक कर, करंट किधर बह रहा है? नीचे, यूं यूं दिख रहा है? करंट नीचे बह रहा है, एल क्रॉस बी अंदर की तरफ, बी इधर। मैग्नीट्यूड इसका भी कितना हो गया? आई एल, इसका बोल। हाँ, एल क्रॉस बी होगा कितना? आई एल बी। इसका बता दे कि पैटर्न नहीं ना फॉलो करे, सब बाहर आ रहा है, बाहर ही होगा। आई एल बी हो गया। देख ध्यान से बेटा, इस पूरे करंट कैरिंग लूप पे कितना करंट नेट फोर्स है? नेट फोर्स 0। जितना ऊपर उतना नीचे, खत्म। जितना दाएं उतना बाएं, खत्म। अगर नेट पे बताना होता तो करंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है? जहां से चल रहा है वापस वहीं आ रहा है ना, तो डायरेक्ट आंसर 0। अगर पूरे पे बताना होता तो सीधा आंसर क्या बोल देते? 0। अगर अलग अलग पे पूछ रहा है तो निकाल दीजिए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है बेटा? तो 0 हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। चलो अंदर भी हो सकता है IL भी। हाँ हो सकता था, करंट का डायरेक्शन चेंज करते तो अंदर अंदर हो जाएगा, इसमें भी सभी अंदर हो जाएगा। सब अंदर हो जाएगा, तो फिर 0 हो जाएगा। देख ले होगा कि नहीं? यस। उतार ले सवाल। टाइम कितना हो गया पवन? 8 बज गया। 8 1 वो 1 बोलने की जरूरत नहीं थी, 8। पक्का मैथमेटिशियन। हाँ, एक और बस बता दो। देख वायर ऐसा है कुछ, करंट ऐसे बह रहा है आई, और ये जो वायर है जो भी है इसका लिंक रेडियस कितना है? सेमी सर्कुलर वायर है बेसिकली। बताओ नेट बताओ, करंट किधर बहेगा? डायरेक्शन बताओ फोर्स का। बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर दिख रहा है? इनिशियल करंट यहाँ है, फाइनल यहाँ है बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिख रहा है क्या? कितना? मैग्नीट्यूड बोल डिस्प्लेसमेंट का। आर प्लस करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है? 2r दिख रहा है, ठीक। तो अब आई एल क्रॉस बी करना था, तो एल उधर है, बी बाहर है,
यूँ नीचे की तरफ। मैग्नीट्यूड क्या लिख दे बोल बेटा फोर्स का, आई, लेंथ कितना है 2r/b, आंसर। आसान है। पहले डिस्प्ले IL×B होता है ना बाबू, क्या होता है फोर्स बराबर IL×B। तो पहले डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। L क्या था, करंट का डिस्प्लेसमेंट ना, इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनल यहाँ बेटा, तो डायरेक्शन क्या थी, इनिशियल से फाइनल तरफ होगा, ठीक। तो L उधर है, B बाहर है, तो L×B नीचे की तरफ कितना, मैग्नीट्यूड ILB sin 90, तो IL कितना है √2r, तो I2r × B sin 90 का 1, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है, बंद कर दो।